की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। बाजार की खोई रौनक अब धीरे धीरे लौटती हुई नजर आ रही है। लगातार तीसरे दिन बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगाई। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 148 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी 73 पॉइंट की तेजी में दिखाई दिया। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खासी तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में करीब 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं, आज चौतरफा तेजी का दौर जारी दिखाई दिया मार्केट में। किन स्टॉक में रौनक थी और कहां सुस्ती दिखाई दी? तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी हमें बाजार में अच्छा खासा जोश देखने को मिला। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक जोश कहां पे हमें देखने को मिला। निफ्टी की बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस 4% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। एचडीएफसी लाइफ अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल 3%, टाटा स्टील में भी करीब करीब 3% की मजबूती हमें देखने को मिली। अगर हम बात करें सारे ही मेटल शेयर्स की तो वहां पे भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और जो आईटी शेयर्स है वहां पे प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा इस लूजिंग स्ट्रीक में सबसे पहले शामिल है। और साथ ही साथ एफएमसीजी काउंटर्स में भी आज जो पेन है एविडेंटली दिखा है। आईटीसी करीब करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे मसगांव डिफेंस शेयर्स में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। जितने भी डिफेंस के शेयर्स है वहां पे अच्छा खासा इजाफा देखा गया है। कोचिन शिपयार्ड, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और साथ ही साथ पीबी फिनटेक कल भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसमें एक खबर आई थी, खबरों के लिहाज से यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। गिरने वालों में फिनिक्स मिल 3%, नायका 1.5%, परसिस्टेंट सिस्टम में 1% और साथ ही साथ कोलगेट में भी 1% की हमें कमजोरी देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। सरकार ने कुछ स्टील प्रोडक्ट के आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल और ट्रेड रेमेडीज ने कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की है। इस सिफारिश को कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है। नॉन एलॉय एंड एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पर 200 दिनों तक के लिए ड्यूटी का प्रस्ताव रखा गया है। इससे घरेलू स्टील कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है और इसकी वजह से आज कई स्टील शेयर्स में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली। आपको बता दें, डीजीटीआर ने स्टील पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की है। हालांकि ये स्टील कंपनियों के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन ऑटो कंपनियों के लिए ये खराब साबित हो सकती है। सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से ऑटो कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताएं, ये जो सेफगार्ड ड्यूटी है ऑटो कंपनियों पर किस तरह से भारी पड़ सकती है? देखिए, दरअसल जब भी डीजीटीआर कोई ऐसी ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार करता है तो दोनों पक्षों से वो राय जानता है। एक पक्ष जो ड्यूटी लगाने की मांग कर रहा है, एक पक्ष जो ड्यूटी लगाने के खिलाफ है। तो जब ये दोनों पक्षों की राय जानी तो इसमें कई सारी ऑटो कंपनियों ने अपनी राय दी कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाना है तो लगाइए, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाइए। उन लोगों ने अपने खुद जो इस्तेमाल करती हैं ऑटो कंपनियां, उसी की लिस्ट सौंपी। मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स ने 6 तरह के अलग अलग स्टील आइटम की लिस्ट सौंपी। इसी तरीके से मारुति सुजुकी ने 22 तरह के स्टील प्रोडक्ट की लिस्ट सौंपी और अशोक लेलैंड ने 4 तरह के स्टील प्रोडक्ट की लिस्ट सौंपी और कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये दरअसल हम इंपोर्ट करते हैं। अगर आप सेफगार्ड ड्यूटी इन पर भी लगा देंगे तो फिर हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, कीमतें बढ़ानी पड़ जाएगी। दूसरा, घरेलू इंडस्ट्री जो है वो इन प्रोडक्ट को या तो नहीं बनाती है या फिर जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से बनाने की क्षमता घरेलू इंडस्ट्री में नहीं है। जब ये अपनी बातें रखी तो उन बातों की जांच की डीजीटीआर ने, लेकिन डीजीटीआर ने पाया कि इनकी बातों में बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है, क्योंकि कई सारे इनवॉइस उन्होंने सौंपे। उस इनवॉइस के तहत इन ऑटो कंपनियों ने उस स्टील की जिसकी कही कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी पर ड्यूटी मत लगाइए, वो घरेलू कंपनियों से भी खरीदा है। तो जांच के बाद इन तीनों कंपनियों, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, सबकी मांग को खारिज कर दिया डीजीटीआर ने। और ये बात डिटेल में डीजीटीआर ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा भी है। और खारिज करने के बाद फिर ये ड्यूटी 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। अब इसका असर ये होगा ऑटो कंपनियों पर कि इन कंपनियों के लिए ये सारे प्रोडक्ट जो है महंगे हो जाएंगे तो लागत इनकी बढ़ जाएगी। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब एक अच्छी खबर। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष में 9 महीने बिताकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। एलन मस्क का स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने पर उन्हें 17 घंटे का वक्त लगा। सभी एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रेचर पर कैप्सूल से बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स ने बाहर आते ही अपना हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया।
सितारों की दुनिया से धरती तक की वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच की ऐतिहासिक लैंडिंग। इतिहास में दर्ज हो गया खूबसूरत लम्हा। धड़कने बढ़ा देने वाले सफर का सुखद अंत। नौ महीने 13 दिन का लंबा सफर और अब सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की सुरक्षित वापसी का ऐतिहासिक क्षण। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सदियों तक याद किया जाने वाला है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की इस सफल लैंडिंग ने उस अध्याय को लिख दिया है जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव अंतरिक्ष की दुनिया के नए नायक बन गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही थी। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ये पल धड़कने बढ़ाने वाला था, लेकिन फ्लोरिडा में पैराशूट की मदद से चारों यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही समंदर में समाया, दुनिया खुशी से झूम उठी। इस वापसी ने सिर्फ एक मिशन को पूरा नहीं किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को उम्मीद और ताकत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर लौटने पर बधाई दी है और उनका स्वागत किया है। पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर दृढ़ता का वास्तविक मतलब बताया है। उन्होंने आगे लिखा कि सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक है और एक आइकॉन भी हैं। सुनीता ने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। तो हर तरफ खुशी का माहौल है। सुनीता विलियम्स अब वापसी कर चुकी हैं पृथ्वी पर और इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को गौरव, गर्व और राहत का क्षण बताया है। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है। आज के प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अंतरिक्ष के साथ संबंधित है और आज ही प्रातः 3:27 पर सुनीता विलियम्स जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। और आपने देखा होगा कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा हुआ एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम्स जी को संबोधित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की कामना भी की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के नए एआई मॉडल ग्रोक 3 की, जिसने लॉन्च होते ही तहलका मचा दिया है। ग्रोक ना तो राजनीति से परहेज करता है और ना ही विवादित सवालों के जवाब देने से हिचकिचाता है। यहां तक कि वो गाली गलौज का भी इस्तेमाल करता है। जानकार मानते हैं कि ऐसे एआई मॉडल्स की जवाबदेही तय होना जरूरी है। इस पर पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए आपको दिखाते हैं। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में वी ऑलवेज से कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्वालिटी इन क्वालिटी आउट। तो जो एआई मॉडल गार्बेज लेकर ट्रेन करते हैं उनका आउटपुट गार्बेज होगा। जो एआई मॉडल सख्ती से क्वालिटी डेटा सेट्स और क्वालिटी इंफॉर्मेशन को लेकर ट्रेन करते हैं उनका आउटपुट क्वालिटी होगा। अच्छा, पूरी तरह से अनफिल्टर्ड है, अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम। तो ये मैंने कहा ना कि जब तक हमारे देश में और अलग अलग देश में ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई गार्डरेज नहीं बनेंगे, ये कुछ भी करते रहेंगे। और ये गार्डरेज ऐसे बनने चाहिए कि उनके जो आउटपुट्स हैं उनके एक्यूरेसी पर, उनके ट्रूथफुलनेस पर उनका ध्यान बढ़ाए और उनको ध्यान ही नहीं, उनको ये बताएं कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन आउटपुट करते हैं और लोगों को भड़काते हैं तो वो गलत है। तो आज मैं मानता हूँ ये अर्ली डेज है
हमारे देश में भी और बाकी अलग अलग देश में, जैसे अभी प्रोग्राम में मैंने कहा, दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव हो सकता है, यहां पर इस बात पर एक चर्चा शुरू होना चाहिए कि कौन से गार्ड रेल्स बनाने चाहिए, लीगल कैसे गार्ड रेल्स बनने चाहिए, ताकि ये प्लेटफॉर्म्स इसके आउटपुट और इनके ट्रेनिंग पर थोड़ा अकाउंटेबिलिटी हो। तो क्या ग्रोक 3 का बेलगाम होना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ये एआई के खतरों की झलक भर है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और लोन की ईएमआई भरने और पोजीशन नहीं मिलने से परेशान एनसीआर के घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक तरह से बिल्डर और बैंक की सांठगांठ बताया है और सीबीआई से पूछा है कि इनकी जांच कैसे कराई जा सकती है। डिटेल्स लेते हैं असीम से। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मामले में, और बिल्डर और बैंक में जो सांठगांठ को लेकर बात की गई है उसकी पूरी डिटेल्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट होम बायर से जुड़ी एक याचिका के ऊपर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट में होने वाली देरी को लेकर के चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर लगातार प्रोजेक्ट के अंदर देरी करते हैं, बायर रोता रहता है और ईएमआई भरता रहता है। हमें इस बात की काफ़ी चिंता है और ख़ासतौर पे कि हमें ये लगता है कि बैंक्स और बिल्डर के बीच में एक तरह का नेक्सस है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप हमें प्रस्ताव दीजिए 2 हफ्ते के अंदर कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह के हजारों केसेस सुन रहे हैं और हमें लगता है कि हम ऐसे ही केसेस सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्डर लगातार देरी करता रहता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो नोएडा अथॉरिटी है उसको भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी जो अनबने प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव करने के अंदर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अथॉरिटी को निर्देश दिए कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और जो अनबने हुए प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए कदम भी उठाइए। तो अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हो सकता है कि बायर्स के लिए एक राहत की उम्मीद दोबारा से जगी है कि उनके जो बिना बने हुए प्रोजेक्ट हैं वो जल्द ही पूरे हो जाएं। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। नागपुर हिंसा में एक बड़ा अपडेट है। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम शमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में फहीम शमीम खान को मास्टरमाइंड बताया गया है। एफआईआर में महिला पुलिस कर्मियों से छेड़खानी का भी जिक्र किया गया है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। ये खुलासा हिंसा में दर्ज पहली एफआईआर से हुआ है। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और फहीम शमीम ही वो शख्स है जिस पर भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। फहीम खान को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इसमें कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। क्योंकि 6 केसेस हैं, 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है वो लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, हमको भी इन्फॉर्मेशन बाहर से बुलानी पड़ती है, उसके आधार पे जो है मैं आपको बता पाऊंगा। आपको बता दें नागपुर हिंसा मामले की जांच अब एटीएस भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से पत्थरबाजी की गई और जिस तरीके से पत्थरों को एक गाड़ी में भरकर लाया गया वो कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी की रणनीति से मेल खाता है। यही वजह है कि अब एजेंसियां हर एक कदम फूंक फूंक कर मामले की जांच कर रही हैं। औरंगजेब की कब्र पर उठे विवाद की लहर ने जिस तरह से नागपुर को सुलगाने का काम किया उसने जांच एजेंसियों को भी सन्न कर दिया। सरकार की तरफ से लगातार इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों को जो कुछ पता चला है वो चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से नागपुर में पत्थरबाजी की गई उसी पैटर्न का इस्तेमाल कश्मीर में भी पत्थरबाजी के दौरान किया जाता रहा है। यही वजह है कि एटीएस के अलावा एनआईए भी अब इस जांच में शामिल हो सकती है। नागपुर हिंसा के आरोपियों को 21 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि 2 सीआरपीएफ टीमों के साथ जोन 3 और जोन 5 में अभी भी कर्फ्यू को जारी रखा गया है। फिलहाल इस मामले में अब तक 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि अभी भी
कई संदिग्धों की तलाश की जा रही है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप आवाज समाचार देखते रहिए, जल्द वापस लौटते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिनों तक हमले नहीं करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को करीब 2.5 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करने पर पुतिन ने अपनी सहमति दी, लेकिन सीज फायर की दूसरी बातों को मानने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिया है। दोनों नेताओं ने माना कि युद्ध की वजह से यूक्रेन और रूस दोनों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों नेताओं के बीच युद्धबंदियों की रिहाई पर भी बातचीत की गई है। तो ट्रंप और पुतिन के फोन कॉल से 30 दिन के युद्ध विराम की जो डील हुई है, इसी पर ही आज हम आवाज अड्डा में चर्चा कर रहे हैं। ये डील कितनी कारगर होगी, भारत की भूमिका आगे इस पर किस तरह की रह सकती है, तो जरूर देखिए युद्ध विराम कितना आराम 7:57 पर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शशि थरूर ने मोदी सरकार की यूक्रेन नीति की तारीफ की। रायसीना डायलॉग में शशि थरूर ने कहा कि भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2 सप्ताह के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और मॉस्को के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सकता है। इसलिए भारत ऐसी स्थिति में है जहां अगर जरूरी हो तो वो स्थायी शांति स्थापित करने में योगदान दे सकता है, और बहुत कम देश है जो ऐसा करने में सक्षम होंगे। Clearly, the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it were so required in ways that very few countries would be able to. तो शशि थरूर के इस बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि थरूर की राय पार्टी से अलग हो सकती है। तंजिया उन्होंने कहा या सही मानों में की तारीफ की, कहना मुश्किल है, लेकिन शशि थरूर जो कि यूएन में रहे हैं, उनको दुनिया के पूरे विश्व के जो राजनीति है उससे वो वाकिफ़ है। मैं समझता हूँ शायद वो कारण रहा होगा, इसलिए वो हमेशा जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उस पर अपनी राय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि शशि थरूर पहले मोदी की आलोचना करते थे, लेकिन आज वो भी प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के कायल हो चुके हैं। फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भारत और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टैंड के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब इनिशियल समय था फरवरी 2022 का, उस समय मैंने क्रिटिसाइज किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैंने क्रिटिसाइज किया था भारत के स्टैंड का। आई हैड क्रिटिसाइज्ड द स्टैंड दैट इंडिया हैड टेकन देन विज़-अ-वी यूक्रेन एंड रशिया वॉर। बट आज जब 3 वर्ष बीत गए हैं, कहीं न कहीं मैं बाध्य होता हूं ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी दिखाई, वो डिप्लोमेसी आज रंग लाई है, एंड इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।